For a world where refugees are welcome. जी ठीक है मैम। विश्व युवा कौशल दिवस इस बार कब मनाया गया था? ज्योति मैम आप बताइए। साक्षी मैम। चलिए ठीक है मैम, ओके थैंक यू। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। आ जाइए पेज नंबर 76 पे। सब लोग पहुंच के एक बार हैंड रेज कर दीजिए। पेज नंबर 76 पे। इससे पहले हम लोग पेज नंबर 76 पे करें। और वीना मैम का क्वेश्चन था जो कोर ग्रुप में था मैम। और जो क्वेश्चन एक था आपका कि क्या था वो कोर, वो क्या कहते हैं, क्रम को लेके था ना, एक पटपरा जमाव, ये जो जमाव था इसको लेके था ना मैम, वीना मैम। वीना मैम मेरी आवाज आप सुन रही हैं? हाँ जी सर, मैं अपना माइक ऑन कर रही थी। हाँ जी। अच्छा जी यही था। वो था ना तो मैम। वो क्या है मेरे को सर, वो क्या क्वेश्चन कह रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शब्द और वही मेरे को शायद परेशान कर रहे हैं। वो शब्द समझ नहीं आ रहे। वो मैम शब्द ऐसे हैं कि मतलब इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी होने के बावजूद भी हमें खुद नहीं समझ में आया। वो दरअसल कुछ ऐसा शब्द पता नहीं आयोग ने कहाँ से उठाया, बस उसे ऐसे ही रट लीजिए कि अगर एग्जाम में आ जाए तो बस रटा रहे कि बस एकदम सही कर लेना है। वो दरअसल जानते ही क्या हुआ, दरअसल क्या होता है जब बाढ़ के दौरान मिट्टी जो जमाव रखती है, अपना जमाती है जमाव, ठीक है, तो विभिन्न कालक्रम के अनुसार जो जमाव हुआ है, परतें जो मिली हैं, उस जो परतों की खुदाई पे वही परतों के जमाव को दिया गया नाम। ठीक है, मतलब जो परत ठीक है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या था मैम? एक शायद आपका और था। तो आपने पॉलिटिकल में था वो सॉल्व कर दिया था 98 उसका अनुच्छेद बता करके। ठीक ठीक सॉल्व कर दिया। और किसी का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने नहीं बताया था, किसका था? सरिया मैम का क्वेरी सॉल्व हो चुकी थी। और एक शायद सांची को लेके था, किसका था? अमन सर या किसका था? सांची भरसपू ये जो आया था क्रम पूछने के लिए। ठीक है, तो देखिए मेरा था। अच्छा ठीक है मैम। देखिए कुछ क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड है, ठीक है, वो पता नहीं है कि मतलब जैसे देखिए एक का तो पता है किस काल में बना है, लेकिन अन्य 3 किस काल में बने हैं ना, ये जो है उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है, कब बना है, कौन पहले बना, कौन बाद में बना है, उसे सीक्वेंस में नहीं लगाया जा सकता। तो आयोग ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहता है। अब फिर से फिलहाल में अगर आ जाए तो छोड़ दीजिए, बेहतर होगा। मेहनत मार जी मैम स्किप कर देंगे ना? हाँ स्किप कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैम, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें छोड़ देने चाहिए। ठीक है रमेश सर आपने भाई जी सर बोलिए। वाला क्वेश्चन है तो उससे जुड़ा है, क्या कहते हैं, टेस्ट पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जी उसको पढ़ लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक। अच्छा और मेरा जो क्वेश्चन था वो तीसरा क्वेश्चन था इसमें से, टेस्ट में से। जी ठीक है, ये वो समझ में तो नहीं आ रहा था कि इसका क्या आंसर कैसे हो गया हो। सर अब उसको फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन मुझे खोलने में लगेगा, मतलब दोनों में टैब में कहीं खोलूंगा तो मेरा दोनों कॉल करने लगेगी। तो मैं आपको थोड़ी देर में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तब एक जगह से कॉल कट कर लूंगा, दूसरे पे चलता रहेगा तो आपको बता लूंगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, हाँ उसमें बता देंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, दरअसल अभी एक में कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है, दूसरे में क्या है कि टैब से हम देख कर रहे हैं काम। क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। जी बोलिए। उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जो क्या बोलते हैं यार, एक सेकंड निधि मैम आपका कोई क्वेरी है तो बोल दीजिए जल्दी से। निधि मैम। जी सर मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकल है जी। सर इसमें ये दिया हुआ है कि जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर को, तो सर लक्ष्मीकांत में दिया है कि उसमें फर्स्ट 211 मेंबर्स थे, और घटना चक्र में दिया हुआ है कि 207 मेंबर थे। देखिए मैम 4 जो थे ना, मतलब दिए गए थे, मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो मनोनीत मेंबर को लेके देता है पूरा, जो लक्ष्मीकांत जी का है। ठीक है, हाँ जो केंद्र शासित प्रदेश वाले थे, जो लगा था एक बार, हाँ जो यूनियन टेरिटरी वो वाला है, एग्जैक्ट उस तरह से। हम लोग भी ऐसे में बहुत कंफ्यूज हुए हैं, बहुत पढ़ते, लेकिन कहते हैं ना कि लगातार पढ़ते चीजें क्लियर होते जाती धीरे-धीरे। चलिए ठीक है, ओके। रमेश सर मिल गया आपका? रमेश सर
चलिए रमेश सर, आपको मतलब क्लास के बाद बताएंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 76 से अंकोर वाट मंदिर को लेके। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 कल बहुत जल्दी पढ़ा था। ऐसा तो नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आया है? मतलब कोई ऐसा हो कि जिसको ना समझ में, फिर से एक बार बता दें हम, अगर आप लोगों को चाहिए तो। सर इसको फिर से बता सर दें। इसको एक बार फिर से बता दीजिए। ओके ठीक है, मुझे पता था कि चूंकि मैं कल बहुत जल्दी जल्दी बता दिया था। सुधा मैम, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, एक बार और बता दीजिए, हम भी सुन लें। ओके ठीक है, देखिए जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिप्री ये जारी करती है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों को, यानी कितने शस्त्र, कौन सबसे ज्यादा शस्त्रों का निर्यात कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा शस्त्रों को आयात कर रहा है। ठीक है, भारत सबसे अधिक किस देश से करता है? प्रश्न यहाँ से ये बनेंगे। तो सबसे अधिक उत्पादन जो करता है, सबसे अधिक जो उत्पादन करने का काम है, या सबसे अधिक जो निर्यात कर रहा है, सबसे अधिक निर्यात हमेशा अमेरिका करता है। ठीक है, सारे विश्व में अमेरिका जो करता है, अमेरिका जो करता है, दूसरे नंबर पर फ्रांस करता है और तीसरे नंबर पर रूस करता है। विश्व में अगर देखेंगी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, एक बार आपको पढ़ लेना है। ये हमको लगता है कि जब से 2017 से हम दे रहे हैं, कंटिन्यू यही बना हुआ है। ठीक है, उत्पादन में। और उसके बाद जो आयातक देश हैं, आयातक कौन-कौन आयात कर रहा है। ठीक है, तो आयात में देखेंगी, भारत, सऊदी अरब, कतर, ये है 1, 2, 3 पे, 1, 2, 3 पर है। ये जो है बदलता रहता है, मतलब कभी आ जाता है सऊदी अरब नंबर 1 पे, कभी भारत पे आ जाता है। ठीक है, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो था सऊदी अरब नंबर 1 पे था। अब जो भारत उसमें था, इस बार भारत नंबर 1 पे आ गया है आयात में, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है और कतर जो है तीसरे नंबर पर है। जैसा कि एक क्वेरी थी आप लोगों की कि जो चक्रवात दाना था, चक्रवात दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? और बहुत सारे सदस्य सऊदी अरब और ये कतर को लेके आ रहा था। तो आप लोग ये अब निश्चित रूप से कर लीजिए, कतर है। ठीक है, चक्रवात दाना का जो नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। अब इसे एकदम इजेक्ट कर लीजिए कि मैंने आज खोजा बैठ के, चूंकि टेस्ट में कुछ करना रहता था, टेस्ट उसमें ये सारी चीजें आती रहती, तो उस दौरान पकड़ना था कि क्या है एग्जैक्ट, देख लिया जाए, क्योंकि ये चीजें कहीं न कहीं आ सकती हैं। दाना चक्रवात का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है और ये बंगाल की खाड़ी में उठा था, उड़ीसा के पास जाके टकराता है, उड़ीसा के पास जाके टकराता है। ठीक है, तो अंत जी, पल्लवी मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर एक बार ना सिप्री का रिकॉल करा दीजिए, फुल फॉर्म जरा कंफ्यूज हो रहा है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर, नहीं, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड रिसर्च। स्टॉकहोम क्या अभी बोला मैंने? कुछ तो बोला था। नितिन देखो, हाँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ओके सर, ओके सर। और इसका मुख्यालय भी स्टॉकहोम में है। ठीक है, देखिए उस समय बोल दिया फटाक से फ्लो में, और फिर अभी आपने पूछा तो फिर रिकॉल ही नहीं, आई से क्या हो गया। चलिए ठीक है, तो भारत जो है सबसे अधिक आयात कर रहा है और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अभी रियाद में एक सम्मेलन की बात हुई थी, रियाद में कोई कन्वेंशन हुआ था या फिर कोई बैठक हुई थी। उस बैठक का कोई बताइएगा क्या? उस बैठक का क्या नाम था? रियाद में जो बैठक हुई थी। जी देवव्रत सर, आप बताइए। सर वो अबू धाबी हुई थी सर, कॉप के बारे में याद आ रहा था, बट नहीं है सर कॉप तो नहीं था, कॉप नहीं, यूनेस्को का 45 यूनेस्को की 45वीं बैठक, और शायद यही थी यूनेस्को की 45वीं बैठक, रियाद में ही थी। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 46वीं बैठक तो इंडिया में हुई है ना। चलिए, और उसके बाद देखेंगे कि भारत सबसे अधिक आयात कहाँ से करता है। तो भारत सबसे अधिक लगातार कई वर्षों से रूस से करता है। भारत जो है, रूस और भारत के बीच जो मैत्री संबंध है हथियारों को लेके, ये काफी अत्यंत निकट है, बहुत ज्यादा निकट है। इसकी वजह से रूस के साथ भारत के जो आयात है, लगभग 36% का आयात होता है। कितने परसेंट का होता है? 36% का आयात होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस है, फिर अमेरिका है, फ्रांस है और अमेरिका है। और अभी हाल ही में आप लोगों को बताया गया था, कोई बीमा कोई था, भारत आयात कर रहा है, आप लोगों को भेजा भी गया था, बताया भी गया है। ठीक है, तो वो कोई बताएगा क्या? रिशु मैम आप बताइए, जो बताया गया था कि अभी रूस के दूर से मतलब देरी हो रही थी, उसकी वजह से कोई मशीन गन था या फिर राइफल थी जिसको भारत मंगा रहा है अमेरिका से, समझौता हुआ है। कौन बताएगा? बताया गया पीछे एक बार ना, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मतलब अमेरिका से भी हाल ही में समझौता हुआ, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में ना। मशीन गन तो है, उसका नाम क्या? प्रदीप सर आप बताइए अगर पता है तो। राइफल है शायद, कोई AK करके AK-20 कुछ है। नहीं, AK-203 तो रूस का है, AK-203 तो रूस का है। रोहित सर आप बताइए। सर AK-230 है। AK-203 है सर, AK-203 तो सर रूस का है। पर ये असॉल्ट नहीं, असॉल्ट भी नहीं है।
सर ये पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम। कौन सा मैम? पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम। नहीं, पानसिर तो नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। नितिन एक बार गूगल पे डालो जो अभी मतलब समझौता हुआ है बंदूक को लेके और रक्षा मंत्रालय ने किया है, एक बार डालो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे दिमाग से एकदम स्किप कर गया है। कोई सब मशीन गन है, शायद नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है सर, अभी मिल जाएगा, बस रुक जाइए। और आप लोगों को बताया गया, थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, पीछे जो लिखे होंगे आप लोग कॉपी पे देखिए, और भेजा गया था, इसको लिखवाया भी गया था। ठीक है, चलिए। अंकोर वाट मंदिर विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। विश्व के 8 अजूबे हैं विश्व में। 8 अजूबे में से अंकोर वाट एक है। 8 अजूबे में से अंकोर वाट एक है। अंकोर को यशोधरपुर के नाम से जाना जाता है। अंकोर को किस नाम से जाना जाता है? यशोधरपुर के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ठीक है, पिनाक तो नहीं? नहीं पिनाक नहीं मैम, पिनाक तो मल्टी बैरल लॉन्चर है, मल्टी बैरल लॉन्चर है पिनाक। मेरे दिमाग से एकदम स्किप कर रहा है, वो मेरे जुबान पे नाम था, कुछ छोटा सा ही नाम है उसका, पीक्यू करके कुछ था ऐसा कुछ। SIG 716 असॉल्ट राइफल। इसका नाम पीके मशीन गन है सर। नहीं, SIG जो मैम बता रही है, बताइए फिर से, एक बार फिर से। SIG 716 असॉल्ट राइफल। SIG, हाँ सिग करके था, सिग। हाँ, सिग 716 असॉल्ट राइफल। हाँ ये था शायद, इसको देख लीजिएगा, पूछ सकता। देखिए इंपॉर्टेंट इतना है और हम लोग ध्यान से एकदम स्किप कर रहा है। चलिए, SIG 71 पूरा मैं भेजे थे आप उससे। हाँ जो मैं SIG 716। हाँ 716 जो आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देता हूँ उसमें था, ये मुझे याद है पूरे अच्छे ढंग से। ठीक है, जब हुआ था उसी समय भेज दिया था। चलिए, तो बजट में भी था, बजट में भी पढ़ाया गया था ये सर यूपी वाले बजट में। अच्छा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है और विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। और ये 1992 में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? विश्व धरोहर सूची में 1992 में शामिल है। विश्व धरोहर सूची में 1992 में शामिल है। और इसे खोजा है किसने? तो 1860 में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहेट। कौन खोजा है? हेनरी मोहेट है। ठीक है, हेनरी मोहेट ने खोजा है। इतना तो पहले आप ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया है। इसका जो निर्माण है 12वीं शताब्दी में, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण है जो है 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन है। ठीक है, पहले तो इसकी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। कब विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? 1992 में शामिल हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण खमेर राजवंश के, खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, अंकोर वाट को बौद्ध मंदिर में 12वीं शताब्दी के अंत में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, और इसे आधुनिक काल में हेनरी मोहेट ने खोजा है। आधुनिक काल में हेनरी मोहेट ने खोजा है। 8वां अजूबा घोषित किया गया, इसलिए 7 अजूबे भी आपको ध्यान रखना है कि 7 अजूबे कौन कौन से और कहाँ पर हैं। 8वां अजूबा तो मान लीजिए कंबोडिया में हो गया, लेकिन 7 अजूबे और कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, इसे भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले वर्ष 2007 में 7 अजूबों की घोषणा की गई थी। सबसे पहले देखेंगे आप, 7 अजूबों की घोषणा कब की गई थी, कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी पुर्तगाल में, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जो टेगस नदी के किनारे है। ठीक है, और जो ये 8वां अजूबा घोषित किया गया है, इसमें जो प्रतिद्वंदी था शहर, वो इटली का पोम्पई शहर था। कौन सा था? इटली का पोम्पई। ठीक, समझ में आ रहा है? टिक करते जाइएगा खटाक से। इटली के पोम्पई शहर से को पीछे छोड़कर अंकोर वाट मंदिर जो है विश्व का 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे जो 7 अजूबे हैं, इसमें देखिए पहला एक ताजमहल है। पहला क्या है? ताजमहल भारत में है। ये कभी नहीं पूछेगा कि 7 अजूबे, हाँ पूछ सकता है कि 7 अजूबे में कौन सा शामिल नहीं है, तो हो सकता है कि नाम रहे। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछेगा कि मतलब ताजमहल कहाँ पर है, तो इस तरह से नहीं होगा। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कोलोजियम। कोलोजियम कहाँ पर है? इटली पे है। कोलोजियम कहाँ पर है? इटली में है। और माचू पिच्चू, माचू पिच्चू कहाँ पर है? पेरू में है। और पेट्रा जार्डन में है। पेट्रा जार्डन में है। जार्डन की राजधानी क्या है, कौन बताएगा? जार्डन की राजधानी, जी अमन सर बोलिए आप। अम्मान है, वेरी गुड। और चीन की महान दीवार चीन में है। चीन की महान दीवार, इसे तो कभी नहीं पूछेगा। द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर, द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर जो है ब्राजील में है। द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर जो है ब्राजील में है। और चिचेन इत्जा मैक्सिको में है। कहाँ पर है? चिचेन इत्जा कहाँ पर है? मैक्सिको में। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको में एक बहुत बड़ी खान है जो कि किसके लिए जानी जाती है? ऋषि मैम बताइए। चांदी के लिए सर चिहुआ हुआ हाँ सिल्वर के लिए। हाँ, चिहुआ हुआ
सिल्वर के लिए आप कोड बना सकते हैं चाची, ठीक है, चाची, ठीक है, चाची, चाची मैं, ठीक, मैं चाची या फिर चाची मैं, जो भी बना लीजिए, आसान रहेगा, चिहुआ हुआ। और फिर चिक्की कमाटा एक है, क्या है? चिक्की कमाटा है। चिक्की कमाटा कहाँ पर है? चिली में है, ठीक है, चिक्की कमाटा चिली में है। और ये किसके लिए है? कॉपर के लिए है, ठीक है, कॉपर के लिए, ये याद रखिएगा माइंस दोनों। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जो खदान है, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान किस देश में है? बस हैंड कीजिए पहले, फ्रांस सर आप बताइए। अमेरिका में। उस खदान का क्या नाम है अमन सर? नॉर्थ ब्लैक थंडर, ब्लैक थंडर, वेरी गुड। विश्व में बताएंगे इंडिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का क्या नाम है? सर गेवरा खदान है छत्तीसगढ़ में। मैं देखिए जितना प्रश्न पूछा गया उतना उत्तर ना। गेवरा खदान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी वंशिता मैम? छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी वंशिता मैम? प्रदीप सर? 2000। हाँ 2000, लेकिन ये छत्तीसगढ़ 1 नवंबर भी बता दीजिए, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में दूसरी जो खदान है उसका क्या नाम है प्रदीप सर? दूसरी खदान का क्या नाम है छत्तीसगढ़ में जो कोयले? कुसमुंडा, कुसमुंडा, ठीक है, कुसमुंडा, ठीक है। उसके बाद जो 5वें नंबर पर जो खदान है, 5वें नंबर पर, वो चीन की एक खदान है। चीन की खदान का क्या नाम है पल्लवी मैम? शांसी माइन है। शांसी प्रांत में। शांति, ठीक है। देखिए आप लोगों को भले ना याद हो, हम पढ़ाते पढ़ाते इतनी बार बोल दिए हैं कि मुझे याद हो जाता है, लगभग चीजें याद हो जाती है बोलते बोलते। आगे बताएंगी मतलब चीन की राजधानी क्या है साक्षी मैम? साक्षी मैम आप बताइए चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और चलिए, और अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था हांगकांग। हांगकांग के बारे में एक प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। ये बताएंगे रूपाली मैम हांगकांग से रिलेटेड वो प्रश्न क्या था? जी मैम बताइए। रूपाली मैम बताइए आप। साक्षी मैम बताइए। सबसे सुंदर शहर में हांगकांग। नहीं मैम, सबसे महंगा शहर वर्ल्ड वाइड। ईआईयू का जो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था उसमें सबसे महंगा जो शहर था वो कौन सा? ज्यूरिख और सिंगापुर था, लेकिन ईआईयू का था। और कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो मर्सर का था, मर्सर वाले में किसका था? मर्सर वाले में किसका था? हांगकांग था, ठीक है। देखिए मर्सर में हांगकांग है, मर्सर में कौन है? हांगकांग है, ठीक है। मर्सर में क्या है? हांगकांग है। और ईआईयू में सबसे महंगा कौन सा? ज्यूरिख और सिंगापुर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए 7 अजूबे हो गए ना। प्राचीन 7 अजूबे क्या थे? वर्तमान में जो 7 नए अजूबे हैं वो दूसरे हैं। और प्राचीन 7 अजूबे कौन कौन से हैं? गीजा का पिरामिड है मिस्र में। गीजा का पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है। रोड्स का कोलोसस है, रोड्स का कोलोसस ग्रीस में है, ठीक है, रोड्स का कोलोसस ग्रीस में है। अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ मिस्र में है, मतलब मिस्र में 2 हो गए, ठीक है। और माउसोलस का मकबरा है तुर्की में। माउसोलस का मकबरा कहाँ पर है? तुर्की में है। आर्टेमिस मंदिर है तुर्की में। आर्टेमिस मंदिर कहाँ पर है? तुर्की में है। आप देख सकते हैं 2 तुर्की में है, 2 मिस्र में है। और ओलंपिया की जियूस मूर्ति है, जियूस मूर्ति ग्रीस में है। ग्रीस में भी 2 हो गया, ग्रीस में 2, मिस्र में 2, तुर्की में 2। और बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन है इराक का। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन है कहाँ पर? इराक का। ये मैच द फॉलोइंग याद रखिएगा, अगर प्रश्न बन सकता है तो मैच द फॉलोइंग से यहाँ से प्रश्न बनेगा। रुचि मैम और अरुण सर आपको कुछ बोलना है क्या? चलिए ठीक है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन कहाँ पर? इराक में। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे है? कौन बताएगा? बगदाद किस नदी के किनारे है? हिमांशु सर बोलिए आप। क्या? तो सर बगदाद टिग्रिस है, तेहरान है शायद टिग्रिस पे। विश्व मैम बताइए। दजला फरात शायद है ना? दजला फरात है, ठीक है। अच्छा टिग्रिस और यूफ्रेट दोनों एक ही नाम है? नहीं सर, अलग अलग है। अलग सर, दोनों अलग अलग है और दोनों मिलकर जो है दजला फरात के पास ये बोलते हैं। अच्छा हाँ हाँ, और टिग्रिस इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा चलिए अच्छी चीज है, ये भी हो गया। सही कह रहा है। आगे आइए स्वीडन। स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बना है। स्वीडन और
टोटल 32 सदस्य हो गए ना, 33 स्वीडन और फिनलैंड, 2 बने थे सर या एक ही दे रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए फिनलैंड जो 31वां सदस्य है नाटो का और 32वां सदस्य है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। 7 अप्रैल 1949 को 7 अप्रैल 1949 है ना सर? 4 अप्रैल 1949, हाँ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और नाटो जब स्थापित हुआ था इसमें अमेरिका कनाडा के साथ साथ 10 पश्चिमी यूरोपीय देश थे। अमेरिका कनाडा के साथ साथ 10 पश्चिमी देश थे, ठीक है, 10 पश्चिमी देश थे। और यह क्या था कि उत्तरी अमेरिका के नेतृत्व में एक ऐसा गठबंधन था जो कि रूस के यानी यूएसएसआर जो पहले प्राचीन काल में था, यानी प्राचीन काल है जो यूएसएसआर था पुराना, वो उसके विस्तार को रोकना था, यूएसएसआर के विस्तार को रोकना था, ठीक है, यूएसएसआर के विस्तार को रोकना था जो कि पश्चिम की तरफ हो रहा था, जो कि पश्चिम की तरफ हो रहा था विस्तार, यूएसएसआर पश्चिम की तरफ ना बढ़ने पाए, इसे रोक दिया जाए, ठीक है। इसीलिए पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी भी बटा हुआ था, ठीक है। कालांतर में दोनों एक हो जाते हैं, कालांतर में दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य बन गया है स्वीडन। बस इतना याद रखना, नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन है और 31वां सदस्य फिनलैंड है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फिनलैंड पहले बना है, स्वीडन बाद में बना है। कारण इसलिए याद रखना है क्योंकि आयोग घुमाएगा, पक्का है घुमाने की कोशिश करेगा। 31वें नंबर पर दे देगा स्वीडन को, 32वें नंबर पर दे देगा फिनलैंड को और निश्चित रूप से गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए पहले फिनलैंड फिर स्वीडन, पहले यफ आता है और फिर यस आता है, ऐसे भी बना सकते हैं। यफ जो है फिर पहले आता है और फिर यस बाद में आता है, ठीक है। महिमा कोई क्वेरी है क्या आपकी? सर इसको फिश से याद कर सकते हैं, फिश, वही फिश हम भी बोलने जा रहे थे, हम भी फिश भी बोलने जा रहे थे, ठीक है। तो फिश भी बना सकते हैं आप लोग, फिश ना, फिश, ठीक है। तो फिनलैंड और स्वीडन ये याद रखिएगा, पक्का अगर घुमाने की कोशिश चाहेगा आयोग तो यहाँ पे घुमा सकता है, ठीक। और नाटो जो है 1995 में, ठीक है, स्वीडन एक नार्डिक देश है, कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ने का छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए, बस इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, याद आइए। याओंडे घोषणा, ये इंपॉर्टेंट है। याओंडे घोषणा का संबंध किससे? डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। याओंडे घोषणा का संबंध किससे है? मलेरिया से। किससे है? मलेरिया रोकथाम से है, ठीक है। पहले प्रश्न यहीं से बनेगा, याओंडे घोषणा का संबंध किससे है? किससे है? मलेरिया रोकथाम से है। किससे? मलेरिया रोकथाम से। वैसे वर्ष 2023 वर्ष 2023 की दिल्ली घोषणा का संबंध किससे है? वर्ष 2023 की दिल्ली घोषणा का संबंध किससे है? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए, देखें कितने लोग ध्यान रखें। वर्ष 2023 के दिल्ली घोषणा का संबंध किससे? और कोई हैंड रेज? सिर्फ एक, मतलब 70 लोगों की क्लास में, 72 लोगों की क्लास में सिर्फ 2 लोग, 3, 4। जी पल्लवी मैम आप बताइए। सर G20 से रिलेटेड है क्या? कंफ्यूजन में आप बोल रही हैं, सही है, सही है, हाँ, लेकिन आज कंफ्यूजन में, हाँ ठीक है। G20 चूंकि G20 दिल्ली में ही हुआ था ना, तो दिल्ली घोषणा पत्र जो है किसी संबंधित, वही इसीलिए मैंने डेट भी बोल दी, ईयर भी बोल दिया 2023, ठीक है। क्योंकि दिल्ली घोषणा कई बार आती है, दिल्ली घोषणा, और फिर एक बार गुजरात में एक घोषणा आती है, गुजरात की घोषणा है, ठीक है। तो वो अलग है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, याओंडे घोषणा का संबंध किससे? मलेरिया रोकथाम से है। और मलेरिया किससे होने वाला रोग है? हैंड रेज कीजिए, मलेरिया किससे होने वाला रोग है? जी अश्विनी सर आप बताइए। सर एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से होता है। जी वो एनाफिलीज मच्छर सब कुछ तो बता दिया आपने, लेकिन वो किससे होता है? कवक से होता है, यानी फंगस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या बैक्टीरिया से होता है? ये सब प्रोटोजोआ। वेरी गुड, ये बताना है, एग्जाम में यही पूछा ज्यादा, ठीक है। काम पे सौंपा प्रोटोजोआ है, ठीक है। काम पे सौंपा मलेरिया जो है इसे होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अफ्रीकी देश में मलेरिया संकट बना हुआ। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामलों में 94% जो है, और वैश्विक मलेरिया के संबंध में लगभग 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं, ठीक है। कोई मतलब नहीं इसको ध्यान देने का। 6 मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों ने, कितने? 11 अफ्रीकी देशों ने, वैसे 6 मार्च की तिथि भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा भारतीय इतिहास में 6 मार्च की तिथि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अरुण सर आप बोलिए। सर 6 अप्रैल है। कन्हैया सर आपसे नहीं बोला गया ना, पहले आप लोग सभी लोग माई बाप हुई। अरुण सर बोलिए आप। अरुण सर, भूपेन्द्र सर आप बोलिए। गांधी
दांडी मार्च से है। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 6 मार्च को। और कब जाके दांडी मार्च समाप्त हुआ था मोहित सर? दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था? सर 12 मार्च से दांडी में स्टार्ट हुआ था ना, 12 मार्च। वही तो 12 से 6 तक। रुकिए तो 12 से 6 अप्रैल। 12 से 6 अप्रैल था, 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो 6 मार्च की तिथि नहीं इम्पोर्टेंट, सॉरी 6 मार्च को मैं 12 मार्च समझ गया था, मेरी गलती है, ठीक है। लेकिन 6 मार्च का तिथि कुछ और है सर। ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी सर 6 मार्च को, पेशवा और ब्रिटिश में। वो तो ठीक है, इतना ज्यादा मैं 5 मार्च को है सर गांधी। हाँ सॉरी मैं 5 मार्च को ध्यान करके चला गया। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता है, ये सही, बहुत सही। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था, मुझे 5 मार्च को ध्यान में वो चला गया। 6 मार्च, तभी मुझे 5 मार्च और 6 मार्च का कंफ्यूजन था, ठीक है। 12 मार्च महीने में कई सारी तिथियां इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च फिर 12 मार्च हो गया, फिर 23 मार्च है, फिर 27 मार्च है, ठीक है। ये चूंकि बार बार पूछता रहता है, याद रखिएगा आप लोग। तो 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर को त्वरित कमी लाने के लिए कैमरून में, यानी कैमरून की राजधानी क्या है? याओंडे। कैमरून की राजधानी क्या है? याओंडे में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसका नाम दिया गया याओंडे घोषणा पत्र। और इसमें जो 11 देश कौन कौन से? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है भूपेंद्र सर? बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? अमन सर? प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाएंगे। ओगडबू बोलते हैं। उमागू डुगू, ठीक है। कैमरून की राजधानी तो याओंडे बता दिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी क्या है कन्हैया सर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ किंशासा। घाना की राजधानी क्या है रमेश सर? घाना, अकरा। माली की राजधानी क्या है वंशिता मैम? वंशिता मैम माली, बमाको। ऐश्वर्या मैम बताएंगी मोजाम्बिक की राजधानी? मापुतो। नाइजीरिया की राजधानी देवव्रत सर? नाइजीरिया की नियामी है, तो नाइजर की क्या है? पूजा है सर, नाइजीरिया का पूजा है। हाँ, नाइजर का नियामी है, नाइजीरिया की अबूजा है। सूडान की राजधानी क्या है अमन सर? खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है। और युगांडा की राजधानी क्या है नित्या मैम? सर कंपाला। और तंजानिया की राजधानी क्या है रिशु मैम? सर डोडोमो, ठीक है। और याओंडे की जो केंद्रीय विषय है, याओंडे घोषणा की जो केंद्रीय विषय है, मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। थीम क्या है इसकी, यानी केंद्रीय विषय क्या रखा गया था? मलेरिया से कोई भी नहीं मरेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बात यहाँ की। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये हर बार हम देखते हैं जो देश यहाँ पर वही लाइन से रहता है, और भारत जो है इस बार थोड़ा सा टॉप 10 से बाहर हो चुका है, अच्छी चीज है। 4 मार्च को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस की स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है कन्हैया सर बताएंगे? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सर इसका मुख्यालय लंदन में है। लंदन में, वेरी गुड, ठीक है। और देखिए, और इसका 11वां संस्करण था आतंक। सर इसका मुख्यालय है सिडनी में। सिडनी में कहाँ है सर आईईपी का मुख्यालय? था सर, उसका मुख्यालय लंदन में था। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इसकी स्थापना 2007 में। सर 2008 में, 7 में, 8 में। एक बार देख लीजिए गूगल पर डालिए। डिशू मैम आप डाल के बताइए जल्दी से। रिशु मैम आप देख लीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए, सॉरी वो ईआईयू बता दिया, सॉरी। सर इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ही है। जी, वेरी गुड, सिडनी। थैंक यू सर कन्हैया सर। और स्थापना कब है? 2007 है या 2008 है? शायद 2007 है, शायद 2007 में। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए। आईईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में। सिडनी में इसका मुख्यालय है। सिडनी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। 163 देशों की सूचकांक में शामिल किया गया 163। और जो है 9वें वर्ष, लगातार 9वें वर्ष जो है आईएस यानी इस्लामिक स्टेट जो है वो सबसे खतरनाक आतंकी समूह बना हुआ है। आईएस जो है सबसे खतरनाक जो है आतंकी समूह बना हुआ है, ठीक है। आतंकी समूह सबसे खतरनाक बना हुआ है। और गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत और ओमान, सिंगापुर समेत 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। टोटल 71 देशों को। प्रश्न ये बनेगा कि कितने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कितने देशों को
आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया, तो 71 देश हैं। कितने हैं? 71 हैं। वैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 71 है, आर्टिकल 71 किसको बताता है? आर्टिकल 71 किस चीज़ को प्रेज़ेंट करता है? और कोई हैंड रेज़? जी, ऋषि मैम आप बताइए। सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है कुछ। हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, तो उसका जो समाधान है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। उसके कोई भी मतलब डिबेट उस पे नहीं की जा सकती, कोई भी आगे कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। ठीक है मैम? चलिए, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? साक्षी मैम, आर्टिकल 72 का संबंध किससे है? साक्षी मैम। राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियां। जी, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ हैं। और जो समाधान की शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं? रमेश सर, समाधान की शक्ति कितने प्रकार की हैं? सब 5 प्रकार की। वो पांचों प्रकार को पूरा अच्छे से डिफाइन कर दीजिए, सब लोग समझ लेंगे। सर सबसे पहले क्या कहते हैं, हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। सर 5 प्रकार है। सबसे पहले तो इसको सर थोड़ा खाना खाने से बात बता। भोजन कर लीजिए तो। हाँ ठीक है, चलिए आप भोजन कर लीजिए। हमको लग गया था भोजन आप करने लगे हैं। चलिए, तो बुर्किना फासो की राजधानी देखिए, सबसे आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पर इजराइल है और तीसरे नंबर पर माली है। ठीक है, भारत की जो रैंकिंग है 14 है। इस बार थोड़ा सा स्कोर भारत का अच्छा हुआ है, लेकिन लगातार हम देख रहे थे, मतलब 2017 के बाद से देख रहे थे। ठीक है, तो 2017 के बाद से देख रहे थे, तो लगातार जो है टॉप 10 में ही भारत का रहता था, 7वें 8वें नंबर पर रहता था। इस बार 14वें नंबर पर आया है, यानी आतंकवाद की जो भारत में प्रवृत्ति है थोड़ी सी कम हुई है। आतंकवाद की जो प्रवृत्ति है भारत में कम हुई है। ठीक है, करिए सर, कोई क्वेरी है क्या आपकी? चलिए, पोखरा जो है नेपाल के नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित की गई। पोखरा जो है नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेपाल की पर्यटन राजधानी हाल में किसे घोषित किया गया है? नेपाल की पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? पोखरा को घोषित किया गया है। ठीक है, नेपाल की पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? पोखरा को घोषित किया गया है। आगे बढ़ जाइए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 1995 से पब्लिश की जाती है, 1995 से पब्लिश की जाती है। और ये जो प्रस्तुत करने वाली प्रकाशन है, थिंक टैंक अमेरिका का है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जारी किया जाता है किसके द्वारा? थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन। ये एक बार पढ़ना है, उसके बाद हमेशा ये सब याद रहता है, कभी भूलता नहीं है, क्योंकि बार-बार रहता है यही चीज़ें। और ये 30वां संस्करण आप सीधा-सीधा जोड़ लीजिए, 1995 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और हर साल प्रकाशित होता है, तो इस बार 30वां संस्करण है। ठीक है, इस बार 30वां नंबर पे है, 30वां संस्करण है। और जो सर्वाधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता का वाला घोषित किया गया देश, वो है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। जो उच्च आर्थिक स्वतंत्रता वाले देश हैं, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान है। कुल 176 देशों को, कुल 176 देशों को इसमें शामिल किया गया है, 176 को। ठीक है, सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है, आयरलैंड जिसकी राजधानी ताइवान है। ठीक है, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र, इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी घोषित किया गया, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। जो प्रायः गैर स्वतंत्र श्रेणी है, 62 देश, यानी कुल 176 देशों में से 62 देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, प्रायः गैर स्वतंत्र श्रेणी में रखी गई हैं, जिसमें से भारत, ब्राजील और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी इसी श्रेणी में है। यानी प्रायः गैर स्वतंत्र है, मोस्टली अनफ्री है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मोस्टली अनफ्री श्रेणी में है, इसे बस मार्क कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है क्या है, वो मोस्टली अनफ्री में है। ठीक है, उसके बाद सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है और इसमें भारत की जो रैंकिंग है 126 है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 है। इसे बना लीजिए आर्थिक स्वतंत्रता सिंगा। आर्थिक स्वतंत्रता सिंगा 126/176 एक बना लीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता सिंगा, आर्थिक स्वतंत्रता सिंगा 126/176, 126/176 है। ठीक है, ऋषु मैम तब तक आप क्वेरी कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं बोतल में रख के, बहुत ज्यादा गला सूखने लगा है। ठीक है मैम? जी सर, जी सर। आप बताइए, आईएमडी की जो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? रूपाली मैम आप बताइए। संदीप सर आप बताइए, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है?
अमन दुबे सर आप बताइए। 39। जी ठीक है सर। अब आप बताइए इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्वाति मैम आप बताइए। रोहित सर आप बताइए। हिमांशु सर आप बताइए। मैम IMD के द्वारा जारी होता है। जी ठीक है सर। अब आप बताइए सतत विकास रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? नाजरीन मैम आप बताइए। नित्या सिंह मैम आप बताइए। सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? मैम UNSDSM। जी ठीक है मैम। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? शालिनी मैम आप बताइए। कन्हैया सर आप बताइए। सतत विकास रिपोर्ट में इंडिया की। मैम 109। जी ठीक है सर। इसमें शीर्ष स्थान पर किसकी रैंक है? अमन सर आप बताइए। इंग्लैंड। ओके मैम। जी ठीक ओके है मैम, थैंक यू। चलिए, आज बहुत तेज गला सूख रहा है, पता नहीं क्यों, या तो मौसम का चेंज है कुछ और है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अभी पीछे आप लोगों को वीवो बताएगा, वीवो का पोर्टल्स, ठीक है, वीवो का पोर्टल्स जो नवाचार सूचकांक था, ठीक है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है और ये जारी किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ष 2012 से जारी किया जाता है, ठीक है। और 55 देशों को शामिल किया गया। किसमें? 55 देशों को। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 55 देशों को शामिल किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्र के द्वारा, ठीक है। वैश्विक नवाचार केंद्र यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें 55 देशों को शामिल किया गया। कितने देशों को? 55। और हर बार अमेरिका नंबर 1 पे रहता है। भारत की जो रैंकिंग रहती है 40 से लेके 45 के बीच में रहती है और इस बार भी भारत की जो रैंकिंग है 42वीं है। इस बार भी भारत की रैंकिंग कितनी है? 42वीं है, ठीक है। देखिए, तो 55 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है और अमेरिका नंबर 1 पर है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे है और फ्रांस नंबर 3 पे है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 42 है। कोड आप लोग बना सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में। तो बौद्धिक संपदा यूएस 42/55। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी बौद्धिक संपदा सीधे डाल दीजिए। बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा यूएस 42/55, 42/55, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आ जाइए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये 1995 से जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और ये 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 30 जनवरी 2024 को। मतलब उतना नहीं है, 29वां संस्करण है, ये ध्यान दीजिएगा। और 180 देशों को शामिल किया गया। कितने देशों को? 180 देशों को शामिल किया गया है। डेनमार्क इस पर नंबर 1 पर है और सोमालिया जो है अंतिम पे है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बना लीजिए, भ्रष्टाचार डेसो, भ्रष्टाचार डेसो, ठीक है। भ्रष्टाचार में डे, भ्रष्टाचार डे सो, भ्रष्टाचार डेसो। और भारत की जो रैंकिंग है 93 है। कितनी है? 93। तो यानी 93/180, 93/180 है, ठीक है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 93 है। तो भ्रष्टाचार डेसो 93/180, 93/180, ठीक है। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, 93 जो रैंक है, 93 रैंक भारत के अतिरिक्त किन किन देशों को दिया गया है? तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। अस्ताना की नया नाम क्या कर दिया गया है? कौन बताएगा? अस्ताना का नया नाम क्या कर दिया गया है? जी सचिन सर आप बताइए। सुल्तान साहब। हाँ, नूर सुल्तान किया है, ठीक है। और लेसोथो, लेसोथो की राजधानी क्या है? निधि मैम, लेसोथो की राजधानी क्या है? मासेरू है। और मालदीव की राजधानी क्या है? रमेश सर, मालदीव की राजधानी? मालदीव की राजधानी माले है। गरबा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया गया है। गरबा, गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये
18वीं बैठक हुई है यूनेस्को की, 18वीं बैठक हुई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की जो बैठक हुई है, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी बैठक हुई है कहाँ पर? 5 से 8 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना कसाने में। कहाँ हुई है? कसाना में। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? बोत्सवाना की राजधानी कौन बताएगा? हैंड रेज़ कीजिए। भूपेंद्र सर आप बताइए। जी, सनाया मैम आप बताइए। सर गैबोरून करके। हाँ, गैब्रोन, बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन है। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैब्रोन है। 18वीं बैठक हुई है बोत्सवाना के कसाने में, ठीक है। 51 नई विरासतों को शामिल किया गया है, 51 नई विरासतों को शामिल किया गया है, जिसमें से 45 51 नई विरासतों में से जो 45 है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में है। किसने? मानवता की। और 6 जो है अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली है। 6 किसमें है? अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली है, ठीक है। जो 6 है वो अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली है, ठीक। और इस बैठक के दौरान गुजरात के गरबा में इस बैठक के दौरान गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। 15वीं भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। कौन सी नंबर की है? 15वीं है, ठीक है। 15वीं है, यानी अब 15 कौन-कौन सी है? एक मान लीजिए गुजरात का गरबा हो गया, 15 को और देखना है। अब गरबा जो है, गरबों को या गरबा जो है, इसका जो संस्कृत शब्द है गर्भधिप उससे निकला हुआ है। और कुछ पढ़ने का मतलब है तो अगर स्टेटमेंट अगर पढ़ना तो पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने का मतलब है यह मानव शरीर यह मटका जो है कुछ गोलाकार मटके गर्भों के नाम से जाना जाता है। और मटका जो है मानव शरीर का प्रतीक है और इसके अंदर जलता हुआ दीपक जो है दिव्य आत्मा का प्रतीक होता है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कोई मतलब नहीं है। भारत वर्तमान में वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षित अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। बस इस 24 सदस्य में जो चुनाव हुआ था, भारत का चुनाव 2022 में हुआ था 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ठीक है। तो 24 सदस्य हैं टोटल। 24 सदस्यों में से 24 सदस्य जो हैं 24 सदस्यों को रखा जाता है समिति में। और इसमें से भारत भी जो है इसमें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल है। वर्ष 2022 में शामिल हुआ था, 2026 तक रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। अब देखिए भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें कौन-कौन सी हैं? भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें कौन-कौन सी हैं? पहला है रामलीला, जिसमें रामायण की परंपरागत प्रस्तुति है। वैदिक मंत्रोच्चार है, जो वर्ष 2008 में शामिल हुआ था। कुट्टियम जो है संस्कृत नाट्य कला 2008 में शामिल हुआ था। रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है। रम्मन कहाँ का है? गढ़वाल हिमालय का क्या है? धार्मिक उत्सव, जो वर्ष 2009 में शामिल हुआ था। मुट्टी मुट्टियट्टू मुडियट्टू मुडियट्टू जो है केरल का है। अंकित सर कुछ क्वेरी है क्या आपकी? सर इसका ईयर भी इम्पोर्टेंट है क्या? सर देखिए यमन पे शायद एक द्वीप था शायद यमन के पास, ठीक है। यमन के पास एक द्वीप है जो कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, उससे रिलेटेड प्रश्न आ चुका है, ठीक है। द्वीप का था, वर्ष 2020 में आया था क्या शायद, है ना? तो फिलहाल अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो देखते चलें, क्या दिक्कत है एक बार, ठीक है सर। मतलब पूछ लेगा, मतलब स्टेटमेंट में अगर पूछ ले तो देखे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम नहीं पढ़े हैं। देखे रहेंगे तो कुछ तो याद आएगा ना कि हाँ मैंने इसको बाद में पढ़ा था, पहले पढ़ा था, कुछ इस तरह से। यूपीएससी में अक्सर पूछता रहा है। हाँ, यूपीएससी में तो सर पूछता है, लेकिन पीसीएस में भी पूछ लिया था 2020 या 2021 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यमन के पास वो द्वीप है। हाँ, सोकोत्रो का। 2008। हाँ, 2008 में हुआ था, वो पूछा था। 2020 वाले में पूछा था सर। 2020 वाले में? हाँ, तो मुझे वही याद आ रहा है कि सेट देख रहे थे तो उसमें 2021 वाले में था। अच्छा, चलिए। तो मुडियट्टू जो है केरल का आनुষ্ঠাनिक रंगमंच है मुडियट्टू, और 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, कालबेलिया 2010 में शामिल हुआ था। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 2008 में 3 है, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार और कुटियाट्टम है। ये तीनों देखेंगे कि हमारी जो संस्कृति की पहचान उससे रिलेटेड है। रम्मन जो है धार्मिक उत्सव है, हिमाचल। गढ़वाल हिमालय का, मुडियट्टू केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच नृत्य नाटक है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है और लोकगीत है। छऊ नृत्य जो है पूर्वी भारत की परंपरा है। छऊ नृत्य कहाँ की है? पूर्वी भारत की है, जिसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। छऊ नृत्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। वर्ष 2010 में शामिल हुआ था। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है, 2012 में शामिल हुआ था। लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चार है 2012 में था। संस्कृत जो है संकीर्तन जो है मणिपुर का है। संकीर्तन कहाँ का? मणिपुर का है। इसमें 2013 में शामिल किया गया था। पंजाब के जांडियाल गुरु ठठेरों के द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए गए बर्तनों को शिल्पकला के 2013-14 में रखा गया है। योग जो है 2016 में शामिल किया गया। योग कब शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया है। और 9 वर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में किया गया था। नवरोज 2016 में है, योग 2016 में है, कुंभ मेला 2017 में है, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में है
और गुजरात का गरबा 2023 में है। गुजरात का गरबा कब है? 2023 में है। गुजरात का गरबा कब है? 2023 में है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पे। एक बार इसे बस देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न अभी तक तो आया बहुत नहीं है, हमें लगता है कि इस बार भी आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमें लगता है रामचरितमानस जो शामिल किया गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये इसमें भारत की रैंकिंग बड़ी अच्छी रहती है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है बड़ी अच्छी रहती है। 7वें नंबर पर है इस बार, 1 2 3 पे इस बार भी कोई नहीं है, भारत जो है 7वें नंबर पर है। ठीक है, देखिए इस सूचकांक में 63 देशों के साथ यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वाच के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, और काप 28 के दौरान जारी किया गया था। तो काप 28 के दौरान जारी किया गया था, और हमको लगता है कि काप 29 होने वाला है अजरबैजान के बाकू में, और संभवतः ये आ भी जाए कि अजरबैजान के बाकू में काप 29 होगा। जर्मन वाच हम लोग जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पढ़ना 2024 हो सकता है 2025 पढ़ने को मिल जाए, 2025 पढ़ने को मिल जाए, और आरओ के समय तक आते आते। ठीक है, फिलहाल हमें पढ़ना है 2024 का 8 दिसंबर को ये जारी आ गया है क्या? वही है 1 2 3 तक कोई नहीं है, 4 पे डेनमार्क है। अच्छा, चलिए तो देखते हैं। जो 4 श्रेणियां हैं 14 संकेतकों में 4 श्रेणियों को रखा गया। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ऊर्जा उपभोग है। ठीक है, ऊर्जा उपभोग है, और जलवायु नीति है। 4 में से सबको रेशियो जो दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों को 40% रखा गया है स्कोर, नवीकरणीय ऊर्जा को 20%, ऊर्जा का 20% है, जलवायु नीति का 20% है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस देख लीजिएगा क्या क्या शामिल है। तो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर एनर्जी का जो कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं वो है, और फिर जो क्लाइमेट पॉलिसी है, और साथ में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। ठीक है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक, जर्मन वाच ने जारी किया, जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, और जो 19वां संस्करण है, 19वें संस्करण में बताया गया कि जो विश्व का सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक जो देश है वो चीन है। विश्व का सबसे अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है वो चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? वो है अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? अमेरिका है। और भारत जो है, नहीं, दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक अमेरिका जो है इस सूची में 57वें नंबर पर है, चीन 51वें नंबर पर है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है भारत के द्वारा किया जाता है। ठीक, लेकिन अगर संगठन पूछेगा तो आप लोगों को क्या लगा देना है? यूरोपीय यूनियन लगाना है। अगर मान लीजिए अगर EU आता है बीच में, तो EU को लगा दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में करता, पूरे देशों को मिला के हो जाता है। ठीक है, चलिए, वैसे भारत ही रहता है लगभग तीसरे नंबर पर। आपको देश में पूछेगा तो भारत ही आएगा। डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। एस्टोनिया जिसकी राजधानी तालिन है। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। ठीक है, मनीला में, और फिलीपींस से ही एशिया का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, एशिया के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और फिलीपींस के पास जो एक मिंडनाओ द्वीप है, मिंडनाओ आप लोगों को बताया गया था, सकुजा रुकतालो फिल्मी तालुन कोड बताया गया था, और इसमें बीच में जो आ रहा था सब कुछ आपको बता दिया गया था, याद रखिएगा। इसमें जो है अंतिम देश पे, अंतिम नंबर पर जो है सऊदी अरब है, ईरान है, और UAE है। अब इसे कोड बना लीजिए, जलवायु परिवर्तन देश, जलवायु परिवर्तन देश, देश, जलवायु परिवर्तन डे सऊदी कर लीजिए, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात भी हो जाएगा, अगर आएगा कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। डे सऊदी बना लीजिए, डे सऊदी। और इंडिया की रैंकिंग जो है 7 है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 7, यानी 7/67। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 7/67 हो जाएगा, यानी डे सऊदी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, डे सऊदी 7/67, 7/67। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हो गया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? ग्रीन हाउस, सुनाए मैम, कोई क्वेरी है? महिमा मैम? जी सर, इसमें दिया हुआ है कि सूचकांक में 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण सूचकांक मतलब जारी किए गए हैं, लेकिन सर इधर सऊदी अरब की जो रैंक है ये 67 दिया हुआ मैम है। शीर्ष 3 पे कोई आया ही नहीं। ठीक है, देश 63 है, देश 63 है, ये भी याद रखना है। लेकिन रैंकिंग 67 तक दी गई, क्योंकि शीर्ष 3 पे कोई लायक था ही नहीं कि उसे रख दिया जाए। सब नालायक है जलवायु परिवर्तन के मामले में। ठीक है बस ये भी, हाँ सही मैम आपने बता भी दिया, अच्छा भी किया कि हम 7/67 पढ़ के जा रहे हैं, तो 67 ना देखिएगा, 3 इसमें नहीं है, याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन के शीर्ष में 3 नहीं है। ठीक है, चलिए, ग्रीन सऊदी हो गया, ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन हो गया सऊदी। नवीकरणीय ऊर्जा में, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो है ये, जी
जी सर। सर एक और बता दीजिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक। एक बार फिर से बता दें। एक बता दीजिए ट्रिक क्या बताइए। अच्छा, डे सऊदी 7/67, डे सऊदी 7/67। ठीक है सर। 63 होगा ना, 63 डेज है। सर हमने 67 रैंक लिया है अभी यहाँ पे। मान लीजिए अगर पूछ ले कि सऊदी अरब की रैंकिंग कितनी है, आप 63 लगा देंगे, गलत हो जाएगा ना। बस इतना याद रखना है कि इसमें कि 3 जो है शीर्ष पे नहीं शामिल है। ठीक है, देश पूछेगा तो आप सीधे आ जाएंगे 63। चौथे नंबर से रैंकिंग किए हैं। ठीक, बस इसलिए कि मतलब अगर सऊदी अरब की रैंकिंग पूछ ले कि सर 63 देशों में सऊदी अरब की रैंकिंग 67 है, तो सही है गलत स्टेटमेंट। 63 देशों में सऊदी अरब की रैंकिंग 67 है, स्टेटमेंट सही है गलत, कौन बताएगा? गलत है। गलत है? सही है। तो रैंक सर देशों में 67 है, ये सही है। हाँ ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आ जाइए। टाइम पर्सन ऑफ द जो ईयर है, ये वर्ष 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है। ठीक है, टाइम पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? टाइम पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है। 1927 में पहली बार जारी किया गया था, और मैन ऑफ द ईयर पहले था, अब लेकिन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। क्या चुना जाता है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और इसमें टेलर स्विफ्ट अमेरिका की गायिका है, टेलर स्विफ्ट है। ठीक है, तो जो टेलर है टाइम पर्सन में अपना टेलर दिखा रही है स्विफ्ट पे बैठ के। ठीक है, और 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ठीक, जिस पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। तो टेलर स्विफ्ट जो है 2023 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है। 2023 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? टेलर स्विफ्ट है। कौन है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है टेलर स्विफ्ट है। और सीईओ ऑफ द ईयर कौन है? सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन है। इसे देख लीजिएगा, चूंकि 2020 या 2021 वाले में सीधा प्रश्न यही से उठाया था। एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? लियोनेल मेसी है, फुटबॉलर है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है एलेक्स नीवेल है। जो प्रश्न आया था ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर से रिलेटेड है। आप लोगों ने 2023 से लेकर 2017 2018 तक के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें शायद एक प्रश्न आया हुआ है इसी तरह का कि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कौन है, और उस बार कोई महिला थी। ठीक है, और उसको मतलब तुक्का लगाना पड़ा था। पढ़ के तो मैं गया था लेकिन ध्यान से उतर गया था। लेकिन अब ध्यान देना है कि सीईओ ऑफ द ईयर कौन है? सैम ऑल्टमैन है। एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? लियोनेल मेसी है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कौन है? एलेक्स नीवेल है। एलेक्स नीवेल। ठीक है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखिए, क्यूएस पे बॉम्बे दिल बना लीजिए। सो सीधा कोड, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यूएस पे बॉम्बे दिल, बस क्यूएस पे बॉम्बे दिल। ठीक है, क्यूएस पे बॉम्बे दिल। आगे बढ़ जाइए। क्यूएस एशिया रैंकिंग पे नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? पेकिंग है। नंबर 1 पे कौन सी है? पेकिंग है, जो कि चीन की है। दूसरे नंबर पर हांगकांग है, और तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। भारत की रैंकिंग जो है आईआईटी बॉम्बे, भारत की जो आईआईटी है वो 40वें नंबर पर है एशिया में। ठीक है, एशिया में 40वें नंबर पर है। और आईआईटी दिल्ली जो है 46वें नंबर पर है। यानी भारत में अगर कौन सा संस्थान एशिया के, क्यूएस एशिया पे बॉम्बे दिल, क्यूएस एशिया पे बॉम्बे दिल। ठीक है, क्यूएस एशिया पर बॉम्बे दिल, कोड आप लोग बना लीजिएगा, क्यूएस एशिया पर बॉम्बे दिल। सब लोगों ने लिख लिया इसको? सभी लोगों ने इसको लिख लिया, क्यूएस एशिया पे बॉम्बे दिल, क्यूएस एशिया पे बॉम्बे दिल। चलिए ठीक है, बहुत तेज तो नहीं चल रहे हैं, एक बार बता दीजिएगा अगर बहुत तेज चल रहे हैं हम तो। क्यूएस एशिया पे बॉम्बे दिल सही है सर, इसे वैसे ही पढ़ना है। चलिए, मतलब इसको ज्यादा ध्यान दे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर और कोझिकोड को यूएनसीसीएन की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के रचनात्मक शहरों का नेटवर्क है। जो यूसीसीएन है, यूनाइटेड यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का नेटवर्क है। और इसमें 7 रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें से शिल्प और लोक कला है, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिजाइन है, पाक कला है यानी गैस्ट्रोनॉमी है, साहित्य और संगीत है। ठीक है, जो 31 अक्टूबर 2023 को बैठक हुई है, 55 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को? 55 शहरों को शामिल किया गया है। और इसमें से 2 भारतीय शहर कोझिकोड और ग्वालियर है। कोझिकोड को साहित्य का शहर यानी सिटी ऑफ द लिटरेचर घोषित किया गया है। यूनेस्को की मान्यता प्राप्त पहला भारत का साहित्य शहर है यानी कोझिकोड। ठीक है, और इसमें कुल भारत के 8 शहर हो गए हैं। भारत के कुल कितने शहर हैं? 8 शहर हैं। आप लोग कोड अगर बनाना चाहिए तो लिख सकते हैं कोड जवाचे है मुंह, बोल बनाइए कोड जवाचे, यूएनसीसीएन में जवाचे, जवाचे। ये लाइन से, ये भी ध्यान रखिएगा, लाइन से जैसे बना हुआ है तब से 2017 से हम दे रहे हैं। तो 2017 में जैसे बन रहा था तो मैंने जवाचे बनाया था, उसके बाद जैसे जैसे जुड़ता गया मैं भी उसमें जुड़ता चला गया। ठीक है, तो जवाचे है मुंह,
फिर श्री, जवाचे हेमुश्री ग्वालियर को, जवाचे हेमुश्री ग्वालियर को, ग्वालियर को, ठीक है। जवाचे हेमुश्री ग्वालियर को, जवाचे हेमुश्री ग्वालियर को, ठीक। सब लोगों ने नोट कर लिया कोड? कोड सभी का नोट हो गया? तो एक बार हैंड रेज कीजिए तो पहले मुंबई हैदराबाद। मैम बता रहे हैं, पूरा भी डिवाइन करेंगे, मैं कोड पूरा एक साथ बता रहा हूँ ना सब, ठीक है। चलिए, जयपुर वर्ष 2015 में हुआ था। लाइन से अगर पूछेगा तो भी हम लोगों का हो जाएगा, कैसे भी पूछेगा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। जयपुर जो हुआ था 2015 में हुआ था, शिल्प में हुआ था। कब हुआ था? किस श्रेणी में हुआ था? शिल्प की श्रेणी में हुआ था। वाराणसी संगीत श्रेणी में। वाराणसी किस में है? संगीत की श्रेणी में है। वाराणसी की श्रेणी में है, संगीत की श्रेणी में वाराणसी को रखा गया है। और चेन्नई जो है संगीत की, सॉरी, चेन्नई भी संगीत के क्षेत्र में है। चेन्नई भी किस क्षेत्र में? सनाया मैम, मीना मैम कोई कह रही है क्या आपकी? जल्दी से। सर ये जयपुर वाला शिल्प एंड लोक कला दोनों में है ना? मैम शिल्प और लोक कला एक ही श्रेणी है। अच्छा। हाँ, शिल्प और लोक कला एक ही श्रेणी है। संगीत दूसरी श्रेणी है, फिल्म तीसरी श्रेणी है, मीडिया आर्ट्स चौथी श्रेणी है, डिजाइन पांचवी श्रेणी है, पाक कला छठवीं है, साहित्य सातवां है। ठीक है मैम, क्लियर हुआ? और बता दीजिए मैम, जो शिल्प और लोक कला है ये एक श्रेणी है, मीडिया आर्ट दूसरी श्रेणी है, फिल्म तीसरी श्रेणी है, डिजाइन चौथी है, पाक कला पांचवी है, साहित्य छठवां है, संगीत सातवां है। ठीक, क्लियर? ठीक है, चलिए। तो जयपुर, फिर वाराणसी और चेन्नई। जयपुर लोक कला में है, वाराणसी संगीत में है, चेन्नई संगीत में है। ठीक। 2019 में मुंबई और हैदराबाद को एक साथ शामिल किया गया था। मैम क्लियर हो गया आपका? जो भी मैम पूछ रही थी आप, दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। पहले और दूसरे नहीं पूछेगा यहाँ पे। दरअसल मैम बैठक होती है, जैसे हम सभी बैठे हैं चाय पीने के लिए, चाय पहले कौन खत्म किया ये नहीं पूछेगा, चाय किसने पी नहीं पी ये पूछ सकता है। तो जो सूची में शामिल किया गया, दोनों को एक साथ किया गया। हो सकता हो हैदराबाद का नाम ऊपर रहा हो और मुंबई का नाम नीचे रहा हो, या हो सकता हो मुंबई का नाम ऊपर रहा हो, हैदराबाद का नीचे रहा हो। इससे रैंकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इधर-उधर कौन हुआ। बस इतना याद रखना है कि 2019 में मुंबई और हैदराबाद एक साथ हुआ था। मुंबई को फ़िल्म के क्षेत्र में आँख मूंद के सब लोग मार लेंगे फ़िल्म के क्षेत्र में। हैदराबाद में पाक कला, यानी पाक कला से संबंधित हैदराबाद है, ठीक है? खाना-पीना के सामान। वर्ष 2021 में श्रीनगर को किया गया था शिल्प और लोक कला में। तो शिल्प और लोक कला में भारत के 2 शहर हैं, कौन-कौन से? जयपुर और श्रीनगर है, शिल्प और लोक कला में। पाक कला में एकमात्र शहर है हैदराबाद। मुंबई जो है फ़िल्म क्षेत्र में है। चेन्नई संगीत के क्षेत्र में, वाराणसी संगीत के क्षेत्र में, ठीक है? ग्वालियर साहित्य के क्षेत्र में हुआ है और कोझिकोड किसमें हुआ है? कोझिकोड किस शहर के रूप में हुआ है? साहित्य, सॉरी, कोझिकोड साहित्य, सॉरी। ग्वालियर संगीत। ग्वालियर संगीत है और कोझिकोड साहित्य, सॉरी। ग्वालियर संगीत है और कोझिकोड क्या है? साहित्य है। कोझिकोड क्या है? साहित्य। भारत का पहला सिटी ऑफ द लिटरेचर कौन है? ग्वालियर है। भारत का पहला सिटी ऑफ द लिटरेचर कौन है? सॉरी, कोझिकोड है। भारत का पहला सिटी ऑफ द लिटरेचर कौन सा है? कोझिकोड है। और भारत का पहला सिटी ऑफ द म्यूजिक या म्यूजिक का कौन सा? वाराणसी है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। उसका देखिए इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, एक काम करते हैं आज क्लास यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है? वो लगा ही दिया था, लेकिन आज सर वो दोनों पूरा हो गया तो टेस्ट का। और सर जैसे आप जो पेपर दिए हुए हैं और हमारे पास पहले के पड़े हुए हैं, तो हम अपने टेस्ट को भी देखते हैं, वो भी ठीक है सर, या आप भेजें हम उसी को सॉल्व करें? जी, आप सर जो हम लोग भेजे हैं उसे भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने लगभग चीज़ों को वही उठाया है जो आयोग पूछ सकता है। जी। जी सर, बिल्कुल। वो मैं दोबारा से अभी टेस्ट में पूरा जो 48 है हमारे उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, जी। तो मैं अभी 5-6 पहुँच गया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ उससे काफ़ी बेनिफिशियल सर, काफ़ी अच्छा है। ओके, ठीक है सर। में और आपका जो एक्सप्लेनेशन है सर, बची हुई चीज़ों को आप एक्सप्रेशन में सर सोल्व करके ठीक है सर, ठीक है। मोहित सर आप बोलिए। जी सर, ये टारगेट जो आप दे रहे हैं इससे सर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ये है कि अभी टारगेट सर कंप्लीट मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं थोड़ा रात तक पढ़ता हूँ सर। तो अभी मतलब जैसे हिस्ट्री में बच रहा और थोड़ा सा जियोग्राफी बच रहा था। तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, आधा घंटा पहले भी छूट गए आप। जी सर, मैं रात में थोड़ा मतलब 2-3 बजे तक लिखता हूँ सर, जी, तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है मोहित सर, ऐसा रहे मैम।
सर वो क्वेश्चन पेपर बस नहीं हुआ, फिर बाकी तो मतलब थोड़ा बहुत ये यूपी स्पेशल वाला बाकी थोड़ा। तो मैम अभी आधे घंटे पहले छूट गई हैं, तो अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। ओके रूपाली मैम। सर मेरा संविधान रह गया है आज का और बाकी टारगेट पूरा है। सर पेपर लगाना है जो आपने प्रीवियस ईयर का बोला है, ठीक है, वो अभी सर कर लेंगे। ओके भूपेंद्र सर। सर हो जा रहा है, कुछ पार्ट छूट रहे हैं, जैसे बायो के कुछ पार्ट छूट गए हैं मेरे। तो सर उसे कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा होगा, ठीक है? आप ही लोगों के फायदे के लिए सर, ठीक है? नहीं है सर, सही कह रहे हैं, लेकिन तो जब छुट्टी रहती है या छुट्टी ले लेते हैं तो हो जाता है, नहीं तो पूरा अच्छा, नहीं आप जॉब में है क्या सर? जी जी बिल्कुल तब ठीक है सर, आप थोड़ा-सा आपके साथ कंप्रोमाइज़ रहेगा, आप आराम से कीजिएगा, जैसा भी टाइम मिले, बस पढ़ लीजिएगा जो-जो टॉपिक दिया जा रहा है बस, ठीक है? विवेक सर आप बोलिए। नहीं, पूरी कोशिश रहती है सर कवर किया जाए। विवेक सर। सर सब कुछ ठीक है, ये बता रहा हूँ जो आप टॉपिक देते हैं, अगर उसमें कुछ ट्रिक हो आपके पास, वो भी थोड़ा बता दीजिए, 10 मिनट में थोड़ा बता दिए करेंगे। सर देखिए, कुछ चीज़ें हैं ना कि आप अपने से खुद बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा ना कि हम लोग कुछ भी दे देंगे, मैं सोचा था कि मैं जितना कोड लिखा हूँ भेज दूँगा, लेकिन इससे क्या होगा ना, मेरे कोड बहुत छोटे-छोटे, फिर उसको एक-एक को डिफाइन करने में 3 घंटे लग जाएँगे। हर टॉपिक पे मेरे पास कोड है, लेकिन सर वो इतना छोटा-छोटा कोड है ना, वो फिर आप खुद भूल जाएँगे। मतलब ये समझिए कि आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए। जो आपने स्टार्ट किया है डेली, तो बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सर। शालिनी मैम आप बोलिए। हेलो। जी मैम। सर एक बात कहनी थी। जी रोहित सर, 1 मिनट बोलिए। रोहित सर बोलिए आप। जी सर। सर ये कह रहा था कि दृष्टि सर आप बताए थे कि 5-6 तारीख तक इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिवीजन पे डाल देंगे। हाँ। तो सर प्रयास अगर होगा कि दृष्टि का जो आप नोट्स कह रहे थे हम शॉर्ट में करके दे देंगे, तो 5-6 तारीख तक आप दे दीजिएगा प्लीज। नहीं सर, 5-6 तारीख तक दे देंगे तो आप नहीं कुछ पढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप? मैं एग्ज़ाम से 3 दिन पहले उसको देता हूँ, सबको ये मेरा पहले से रहा है, रमेश सर इसमें पहले से ग्रुप में हमारे साथ हैं। मैं एग्ज़ाम से 3 दिन पहले उसको देता हूँ, इसलिए सर वो बुलेट पॉइंट होता है, ठीक है? बुलेट पॉइंट तभी काम आएगा जब आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़े रहेंगे। वो बुलेट होता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जो कोड है ना, वही कोड कोड वहाँ लिखा रहेगा, ठीक है? तो आप अगर पहले से ही कोड पढ़ते रहेंगे 5 तारीख के बाद से, तो निश्चित रूप से वो भूल जाएँगे। पहले आप डिटेल पढ़ लीजिए, 3 दिन पहले आपको बुलेट पॉइंट दे देंगे, पढ़ लीजिए खटाखट, ठीक है? वो सर मतलब देखिए 2017 से मैं इस चीज़ को किया हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। बुलेट पॉइंट हमसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 1 महीना पहले, 10 दिन पहले दे दीजिए। नहीं, 10 दिन पहले देने पे आप फिर वो बुलेट ही याद रहेगा, फिर पता चला गोली चलेगी ही नहीं, अंतिम टाइम पे मिस हो जाएगी, मिसफायर हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो मिसफायर से बचाना है, बंदूक को तैयार करके रखनी है अपनी, ठीक है? चलिए शालिनी मैम आप बोलिए। सर ये जो टारगेट वाला है सर बहुत अच्छा है, इससे स्पीड बढ़ गई है, पर सर मेरे टारगेट सारे नहीं हो पाते हैं, जैसे सारे सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट हो गया, 2 छूट गया, ऐसे हो रहा है। तो मैम आप थोड़ा-सा एक काम कीजिए ना कि ऐसा मत कीजिए बहुत एकदम पढ़ते समय ये मत कहिए कि एकदम रट्टा मार जाएँगे हम। मतलब अब यही हाँ आखिरी शर्त जी। है, ये मत कीजिए। आपको एक रीडिंग करनी है और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न देख लीजिए, ठीक है? तो आपकी स्पीड थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। एक रीडिंग करना है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ आप पहली बार पढ़ रही हैं, आपने पहले बहुत बार पढ़ा है। अब ये टारगेट है कि आप डेली इसको पढ़ के रिवीजन कर लीजिए बस। और सर एक क्वेश्चन था, पीवाईक्यू कर रहे हैं वो टेस्ट नहीं कर पा रहे सर, पीवाईक्यू में समय चला जा तो रहा। ठीक है मैम पीआईक्यू कर लीजिए फिर टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन था, सर थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम थी तो कुछ क्लासेस मेरी छूट गई हैं करंट वाली, तो सर उसमें तो 10 तारीख तक का है, टेलीग्राम ग्रुप में आया था क्लास, तो अभी वहीं तक अपलोड हुआ है। जी मैम और भी अपलोड हुआ है और आज या कल में हम लोग जो है पब्लिक कर देंगे पूरा, चूँकि दरअसल क्या है ना कि जो छोटे बच्चे सर की जो बेटी है वो अभी 11th क्लास में, तो उसको उतना नहीं पता था, ठीक है? उसने क्या किया था सब जो अपलोडेड क्लासेस हैं वो लिस्टेड कर दिया है, तो लिस्टेड क्लास में आपके पास जब लिंक जाएगा तभी देख पाएँगी, ठीक है? तो हो सकता हो आज या कल हम कल वहाँ बैठेंगे, सर के साथ ही बैठेंगे, तो वहाँ उस बच्ची को मतलब समझा देंगे, सिस्टर छोटी सिस्टर ही लगेगी मेरी, उसको समझा देंगे बाबू देखो कैसे-कैसे क्या करना है, तो वो अपना पब्लिक कर देगी और फ़ोल्डर बन जाएगा। मतलब 19, 20 तारीख तक क्लास अपलोड हो गई है आज, ठीक है? 20 तारीख तक क्लास आज अपलोड हो जाएगी, ठीक? और फिर कल वाली आज वाली क्लास कल हो जाए। प्लीज थोड़ा जल्दी अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि मैं कर लूँगी, फिर नहीं बच जाएगा। मैम अपलोड कर दिया जाएगा, आज शायद अपलोड हो गया, सर से बात हुई तो बोल रहे थे सर अपलोडिंग लगा दिया मैंने, ठीक है? ऋषु मैम आप बोलिए। ऋषु मैम। सर मेरा टारगेट सर आज का तो कंप्लीट है सर, कल का हिस्ट्री का बचा हुआ है।
ठीक है मैम। अब वो थोड़ा भी पहले नहीं पाया। थोड़ा पहले छूट गई हैं तो आधे घंटे, ये मान लीजिए आधे हाँ घंटे। जी। अब देखिए, अब बात सुनिएगा और मत, धीरे से निकल के आधे घंटे जिसकी बात हो गई है बस सुनिए मत, चुपचाप धीरे से निकल के अपना टारगेट पे लग जाइए जिसका बचा हुआ है। यहाँ पे बात मत सुनिए, जी सर। बस हमें और लोगों की समस्या जाननी है। जी मैम। और सर प्रीवियस ईयर में सर जैसे कल साइंस पढ़ी तो सर साइंस के साथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए प्रीवियस जितने भी हैं। वेरी गुड सर उस तरीके से मैंने भी उसको किया सर। ओके, थैंक यू। अमित सर। ठीक है सर। सर कल का वैदिक काल बचा है थोड़ा सा, और बाकी टारगेट आज का हो गया है सर। अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ है सर टारगेट अचीव करने के बाद। वही चीज है सर, जब जिस दिन प्री का परीक्षा पास कर लेंगे ना, उस दिन आप कहेंगे कि सर आपने जो कराया हम लोगों को मजा आया। ठीक है नहीं सर, ये पैनेसिया साबित होगा, कंफर्म है सर। चलिए सर और तो सर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं सर, वो जो टेस्ट वाला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर अभी सोच रहे हैं कि पीसीएस एग्जाम तक प्रीवियस ईयर पे ही फोकस कर लिया जाए। सर देखिए वो जो सर टाइम बच नहीं पा रहा है सर। टाइम निकल जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा। जब आप लगने लगेंगे ना तो आप धीरे धीरे 14 घंटा देने लगेगा। अभी देखिए शुरुआत में जब इंसान खाना खाता है ना तो 2 रोटी 3 रोटी खाता है, लेकिन जब काम करने लगता है, भूख लगती है ना, फिर दबा के खाता है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे एग्जाम आएगा, आप कहें कि जैसे कहें आप वैसे रीडिंग ही कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। रीडिंग ही करनी है, रीडिंग ही करनी है। ठीक है पल्लवी मैम आप बोलिए। सर ये कह रहे थे कि संडे को भी टारगेट रहेगा या उस दिन सारा रिवाइज करने के लिए टाइम मिलेगा? मैम सब टारगेट दे देंगे, संडे को थोड़ा रखेंगे, कम रखेंगे। संडे को वैसे भी फुल लेंथ टेस्ट है क्या ना, तो इस बार फुल लेंथ टेस्ट 8 बजे रात को रखेंगे, 7:30 बजे। दिन भर टारगेट रहेगा कि दिन भर आप टारगेट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद संडे को टेस्ट सामने दीजिए। ठीक है GS2 में तो फुल लेंथ टेस्ट अभी नहीं चल रहा है ना? नहीं मैम, अभी GS2 में फुल लेंथ नहीं है। हाँ तो हम लोग तो GS2 में है ना, मतलब इसलिए। तो मैम आप लोग प्रीवियस उसको कर लीजिए ना, 2023 का प्रश्न पत्र उठा लीजिएगा, 2023 का आयोग के साइट से उठा के। बट मेरा ना मतलब पूरा हो नहीं पा रहा है कि ये तो बहुत 4 सब्जेक्ट हो गए, लेकिन मेरा अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बचा है, वो जा रहा है करने सर। ठीक है मैम, मैंने बोला ना कि परेशान नहीं होना है, बस यही करना है कि करने की कोशिश करना है। कोशिश देखिए, जी सर कोशिश ना करना गलत बात है। जी जो टारगेट दिया गया आपने कोशिश करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे हो जाएगा, अचीव होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हाँ सर, जो समय मिलता है कर लेते हैं, बस यही है जो मिल जाता है। नाजरीन मैम आप बोलिए। हेलो सर। जी मैम। हाँ सर, आप जो टारगेट देते हैं इससे हमारी बहुत अच्छी स्टडी हो रही है। तो जी पहले तो ऐसा होता था हम जैसे 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ते थे। जी जी अब तो जैसे हमारी अच्छी पढ़ाई हो रही है, बस अब साइंस हमारा कल भी छूट गया था और आज भी छूट गया है, अब हम रात में पूरा कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। अरुण सर। हेलो सर। जी सर। सर एक्चुअली तो शाम को ही जुड़े थे तो जी मुझे टाइमिंग पता नहीं था कि कितने बजे आएगा इस जी 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 टाइम टेबल पे। तो आज सुबह मैं स्कूल गया तो ऐसे ही चला गया था, 2 कॉपी 2 किताबें ले गया, नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है। 4 बजे घर पहुंचे, उसके बाद दिया 50% हो गया सर, अभी चलिए ठीक है, पूरा कर ठीक है। लेकिन आप लोगों के जज्बे को संभाल के जॉब करने के बावजूद भी आप लोग लगे हुए हैं, ये अच्छी चीज है, ये सभी लोगों के लिए मोटिवेशन का काम है। ओके थैंक यू। मोहित सर। सर एक वो लिखवाए थे आपको, मतलब राजा कसके झंडा अंबर में फहरा होकर के कोट था सर जी, उसका सर आपने कहा था भेजेंगे सर। भेजेंगे। आज का टेस्ट आपने सॉल्व किया GS2 में या GS फर्स्ट में? GS2 में GS2 में सर, उस पे भी क्वेरी थी सर कि आप खुला रखिएगा, अभी टेस्ट सॉल्व करके मैं डाल दूंगा सर। सुनिए, वो तो आप डाल देंगे, आज उसमें डाला गया था, ये जो तदर्थ झंडा समिति है, वो प्रश्न वहां पड़ा हुआ, अगर आप सॉल्व करेंगे मिल जाएगा आपको, इसीलिए कल मैंने नहीं बताया था। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है चलिए। अश्विनी सर। सर मुझे ये जानना था, ये टारगेट कहाँ पर दिए जाते हैं? सर ये टारगेट ग्रुप जो है, कोर ग्रुप बनाया गया है PCS के लिए, ठीक है, 22 दिसंबर तक के लिए। इसमें प्रतिदिन आपको कुछ सारे सब्जेक्ट के टारगेट दिए जाते हैं, 2-2 टॉपिक को लेके, ठीक। और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। मुझे जुड़वा दीजिए। तो सर आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, जिस नंबर से लिंक जाता है कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं तुरंत लिंक
आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और टारगेट यही रहता है कि टारगेट अगर आप अचीव नहीं करेंगे और 2 से 3 दिन अगर आप मतलब हिला-हवाली करते हैं, तो फिर आप ग्रुप से स्वतः ही बाहर हो जाएँगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है, ठीक है? वो और सर टारगेट मैं जी अपने सर। डाले थे जी। कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल यू कट रही है। बिल्कुल। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाले थे ग्रुप में, हुँ। तो मैं यूथ कंपटीशन का जो आता है यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का उस करना। अच्छा, उसको कर रहे हैं आप? जी। तो सर आप ये बताइए, उसको करेंगे तो वो तो आपको आंसर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको मैंने इसलिए डाला था ग्रुप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि आपको खोजना है एक ही क्वेश्चन को, पढ़ते हुए। पेपर से पढ़िए, पेपर को पढ़ते हुए हल कीजिए, ठीक है? इससे आप 1 के बजाय 4 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है? जी सर। 4 प्रश्न जब देख लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 1 प्रश्न के बजाय 4 प्रश्न का उत्तर देखा, यानी आपने 4 उत्तर तैयार कर लिए, ठीक है? जी। ओके, थैंक यू। बीरेन्द्र सर आप बोलिए। हाँ सर, टारगेट तो अच्छे आ रहे हैं और थोड़ा कल वाला नहीं कर पाए थे, तो क्योंकि वो सर जॉब में है ना, तो टाइमिंग वाली थोड़ी दिक्कत है सर। आज कर लेकिन लीजिए थोड़ा। कोशिश पूरा कर हाँ, हाँ आज जी। कर लीजिए, आधा घंटा पहले छूटे हैं। अब जल्दी से जी, जी कॉल रख के सर। जुड़ जाइए वहाँ पे। विवेक सर। जी सर, पूरा कोशिश कर रहे हैं, कर देंगे सर। बिल्कुल। हेलो सर। जी सर। अश्विनी सर बोलिए आप। हाँ। हेलो सर। जी सर बोलिए। सर, ग्रुप का जो आपने मोटो रखा था, जो आपका ध्येय वाक्य था कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जी। ये दिमाग में गूंज रहा है पूरे दिन। सर इसीलिए मैं रोज उसको लिख के भेजूंगा, रोज भेजूंगा। सर ये इतना मोटिवेट किया हुआ है कि 2 दिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने 100% टारगेट अचीव किया है। ओके, सिर्फ वेरी गुड। जो टेस्ट वाला था वही बस नहीं कर पाया, बाकी सारी चीजें कर ली है मैंने। ओके। और सर वाकई में ये बहुत एक जादू की तरह है, मिरेकल हो रहा है। जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। मोहम्मद सर आप बोलिए। आपने बोल लिया सर। है सर, हो गया है सर। जी सर। नीलिमा मैम आप बोलिए। नीलिमा मैम। जी सर। सर आज का साइंस का थोड़ा सा रह गया है। जी। सर आवाज आ रही है? जी, जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, सर जैसे आपने इसमें यूपी स्पेशल में जो भौतिक विभाजन और जलवायु से संबंधित दिया था, तो इसमें पर्टिकुलर मतलब सारी डिस्ट्रिक्ट्स और उनकी जलवायु के बारे नहीं, नहीं, में नहीं, था, मतलब मैंने नहीं, नहीं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही पढ़ा है, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि डिस्ट्रिक्ट और उनकी जलवायु। नहीं, 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 पूरा नहीं देखना मैम, आपको ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु की विशेषता क्या है, कैसी जलवायु है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? बस इतना ध्यान दीजिए। पूरा वहाँ से देखते ही आप प्रश्न आप सॉल्व कीजिए ना खुद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए ना कहाँ आया उससे रिलेटेड। किसी जिले का पूछा है पर्टिकुलर? नहीं पूछा है ना? तो फालतू का उस पे क्यों टाइम देना है? ठीक है? जी, जी हाँ, सर। ओके, थैंक यू। नहीं सर, वो कुछ मिला भी नहीं मतलब मुझे। मुझे पता है ना, तो उससे टाइम नहीं बर्बाद ओके, कीजिए थैंक ना। यू सर। छोटा-छोटा टॉपिक है बस उसको करते जी, वंशिता मैम आप बोलिए। सर ये मुझे यही जानना था सर, मुझे भी ऐड कर दीजिए टारगेट ग्रुप में, थोड़ा टारगेट बेस्ड स्टडी करने में हेल्पफुल रहेगा। मैम आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरे जिस नंबर से लिंक जाता है वहाँ से मेरे पास मैसेज कर दीजिए, ठीक है? तो आपको ओके मैसेज सर। ठीक है? जी। जी सर। सर मैंने कर दिया, आपको आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, हम आपके पास लिंक भेजेंगे, खुद से ऐड होना है, ठीक है? ठीक 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 है सर। सचिन सर आप बोलिए। सर मैं परसों मैंने मैसेज किया था सर आपको इस नंबर पे, सर मैं भी ऐड नहीं हुआ सर कोर्स ग्रुप में। अभी ऐड नहीं है क्या सर आप? सर मैं भी नहीं हूँ सर, मैं एक्चुअली मैं आज भी देख रहा था, मुझे सर मिलेगा कुछ मिलेगा नहीं सर, सर आप फिर से एक बार मैसेज कर दीजिए। दरअसल जानते हैं सर मेरे साथ लगभग 50-60 मैसेज आ गए थे, ठीक है? तो एक बार में 5 ही मैसेज में फॉरवर्ड होता है, हो सकता हो कि आपका नंबर वहाँ छूट गया होगा, ठीक है सर? तो फिर से प्लीज़ एक बार सर मैसेज कर दीजिए, मैं तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है? ओके। प्रदीप सर? प्रदीप सर? सर साइंस वाला पोर्शन छूट गया, थोड़ा ऑफिस से आने में लेट हो गया था। अच्छा। विल डू इट सर, अभी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। श्वेता मैम? यस। हेलो। जी मैम। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, बोलिए।
ओके ओके सर, नमस्ते सर। मेरा ये क्वेश्चन है सर, एक्चुअली कल ही हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, कल ही बैच लिया है। तो सर मेरा मेन जो उद्देश्य था वो था RO का था। तो जैसे इसमें केवल पीसीएस वाले बच्चे ही ऐड हैं सर? नहीं मैम, पीसीएस RO सब है, बस आपको टारगेट बेस्ड अगर स्टडी करनी है 1 महीने तक लगातार, तो आप उसमें ऐड हो जाइए, ठीक है? यदि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं जिसमें आपको प्रतिदिन लगभग हर सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक दिए जाएंगे, आपको डेली पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पेपर्स होंगे आपके पास से जो वहाँ पे है, वो जुड़ जाना है, ठीक है? ओके सर। सचिन सर, आप इस पे मैसेज मत कीजिए सर, आप मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप से जहाँ से जाता है लिंक, जिस लिंक पे जाता है वहाँ से मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे सीधे सर। सचिन सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आपको अभी कर दो, ठीक है सर? ओके सर। जी सर, अभी करता हूँ। जी, जी, जी। सर ये क्लास कब तक चलेगी? 22 दिसंबर तक ही सर? जी मैम, 22 दिसंबर चलेगी, उसके बाद भी चलेगी, करंट अफेयर्स लगातार पढ़ना है उसमें छूट नहीं देनी है, ठीक है? चलिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ठीक है, तो सभी लोगों का हो चुका है?